अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ मैंने बनाए थे, तो मैंने कहा वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये जो है ना सीरीज़ पिछली दफ़ा हमने करी थी 17 करी थी शायद भूल जाती हूँ। 18 अब ये कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसमें मेरा ख्याल है 4 एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने, कुछ तो बिल्कुल ही रिसेंट हैं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में से ही मैंने लिए हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर दूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी मुझे खुशी होती है पढ़ के, यकीन करें। तो ज़रूर आप लोग लिखा करें ना, कुछ एक्सप्रेस तो क्या करें अपने व्यूज़ मैं देखूँ तो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और मेरे चैनल का अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए सब्सक्राइब कर लें वो, अगर उनको अच्छा लगे तो हम देख लेते हैं। हमने पहले जो सीरीज़ की थी उसमें 69 तक एमसीक्यूज़ कर लिए थे, ठीक है। मैं फिर टैली कर लूँगी, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं पीछे देखूँ कौन सा हो गया। मेरे ख्याल में सही लिखा होगा मैंने, ये MCQ 70 है। और इसका मैंने रेफरेंस लिया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन February 28, 2023, यानी कि बिल्कुल रिसेंट ही है, पिछले महीने का। उसमें उन्होंने पूछा है 28-year-old man having many syncopal attacks during the past month, all upon standing. He describes general fatigue, mild abdominal discomfort, and decreased exercise tolerance with possible muscle weakness. He has several food allergies that have led to anaphylaxis. Laboratory testing yields the results in which leukocytes are 8,400 millimeter cube, eosinophils less than 100, 5 मतलब लेस देन 100 इज़ नॉर्मल, और 580 है उसके पर मिलीमीटर क्यूब। सोडियम इज़ 129 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ट्रिप्टेज इज़ 1.1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, लेस देन 11 इसकी रेंज है नॉर्मल। ग्लूकोज 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। TSH इज़ 4 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो ये जो है अगर आप देखें इसमें, मतलब यंग मैन है और उसको जो है अपॉन स्टैंडिंग उसको चक्कर आ जाते हैं, खड़ा होता है तो वो, मतलब ये कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। और जनरल फटीग है उसको, थोड़ा पेट में भी दर्द होता है, और बिल्कुल इतनी वीकनेस लगती है उसको मसल में। और फूड एलर्जीज़ भी हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एनाफाइलैक्सिस भी हो चुका है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में जो है ना ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल हैं, ईओसिनोफिल्स उसके काफ़ी बड़े में हैं, सोडियम उसका कम है, आप देखें 129 है। पोटेशियम उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मतलब अपर लिमिट पे ही है। और ट्रिप्टेज नॉर्मल है, ग्लूकोज उसका कम है 50, और TSH भी उसका नॉर्मल है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है, पूछा है उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट विद द पेशेंट्स डायग्नोसिस, मतलब क्या सिम्टम उसको उसमें आपको मिल सकता है। नंबर 1 अर्टिकेरिया, B है ड्राई कॉफ, C है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, D है हाइपर पिगमेंटेशन, और E है एनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड। अब अगर आप इस पर गौर करें तो पीछे फिर से देख लेते हैं हम कि उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, मसल वीकनेस हो रही है, और एलर्जीज़ वगैरह हैं, उसका ईओसिनोफिल्स बढ़ा हुआ है, सोडियम उसका कम है यानी कि हाइपोनेट्रीमिया, और थोड़ा सा हाइपरकैलीमिया है, और ग्लूकोज भी उसका कम है। क्या डायग्नोसिस, और TSH भी नॉर्मल है। डायग्नोसिस तो मेरे ख्याल में साफ आपको समझ में आ गई कि एडिसन्स डिजीज़ ही लग रही है ना। तो इसमें अगर एडिसन डिजीज़ के हिसाब से आप देखें ना, तो D जो है वो नॉर्मल, मतलब उसका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो करेक्ट ऑप्शन D है हाइपर पिगमेंटेशन। की लर्निंग पॉइंट उन्होंने बताया, हाइपर पिगमेंटेशन इज़ अ डिफाइनिंग फिजिकल फाइंडिंग सपोर्टिंग द डायग्नोसिस ऑफ एडिसन्स डिजीज़। अब इसमें देखें, प्राइमरी एड्रीनल फेलियर होता है ना एडिसन्स डिजीज़, तो सेकेंडरी नहीं होता, ये प्राइमरी होता है। तो अगर प्राइमरी एडिसन्स डिजीज़ है, यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो, उसमें उसकी डिस्ट्रक्शन अगर हो गई है, तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं अगर बन रहा है, तो
ACTH बढ़ जाएगा, सही है ना, आपके जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH जब बढ़ेगा तो वो जो है पिगमेंटेशन वाले हार्मोन को भी इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए आपको पिगमेंटेशन मिलेगी। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि जब प्राइमरी एड्रीनल फेलियर होता है, एडिसन्स डिजीज़ होता ही प्राइमरी एड्रीनल फेलियर है, एट्रोफी हो जाती है उसकी एड्रीनल ग्लैंड की, या डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी वजह से, तो तब मिलेगा आपको ACTH हाई और पिगमेंटेशन। लेकिन अगर सेकेंडरी एड्रीनल फेलियर हो, जैसे पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में हो, तो वहाँ पे तो यानी कि पिट्यूटरी नेक्रोसिस हुई हुई है, बन ही नहीं रहा है ACTH, तो आपको वहाँ पे ACTH कम मिलेगा तो उसमें पिगमेंटेशन नहीं होगी, यानी कि जो शीहैन सिंड्रोम का केस होगा उसमें पिगमेंटेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन वैसे तो आपको मतलब मिल सकती है बॉडी में भी, वो बताएगा आपको कि रंग उसका जो है वो डार्क हो गया है स्किन का, अगर आप पूछें तो, और पैलेट में मिल सकती है आपको, तो मुंह खुलवा के अपर पैलेट देखें वो उसमें पिगमेंटेशन हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। उसकी वजह आपको समझ में आ गई है कि वहाँ से ही ACTH फिर कम होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो डिटेल फीडबैक में उन्होंने बताया दिस पेशेंट्स फटीग, सिंकपी, मसल वीकनेस एंड पेरिफेरल इओसिनोफिलिया आर ऑल कंसिस्टेंट विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, while his hyponatremia and hyperkalemia can be explained by mineralocorticoid deficiency. Together, these findings point toward Addison disease, also called primary adrenal insufficiency, as the most likely diagnosis, and a morning cortisol level and adrenocorticotropic hormone ACTH level should be obtained. ठीक है, और डेक्सामिथासोन जो स्टिमुलेशन टेस्ट होता है ना, वो आप करके देखेंगे उसमें, शॉर्ट सिनेक्टिन टेस्ट। अच्छा, फिर इन्होंने आगे बताया इन अ पेशेंट विद एडिसन्स डिजीज लैक ऑफ कॉर्टिसोल फीडबैक ऑन द पिट्यूटरी लीड्स टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ACTH विच इज को सिक्रीटेड विद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मतलब जब ACTH निकलता है तो वहीं से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी निकलता है, तो वो पिगमेंटेशन करता है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन लीडिंग टू characteristic pattern of hyperpigmentation, preferentially affecting the flexor surfaces of the gum line. Hypertension can manifest as a primary disorder or secondary to certain medications or disease states. मतलब अगर hypertension option नहीं है ना इसका, तो some adrenal diseases can cause hypertension such as primary aldosteronism, which can cause hypertension with a low, not high serum potassium level, or pheochromocytoma. However, this patient's symptoms and laboratory findings are not consistent with secondary causes of hypertension. मतलब ये कि अगर फियोक्रोमोसाइटोमा हो तो फिर उसको मतलब ये कि सिंकोपल अटैक तो ना होना उसको, तो फिर हाइपरटेंशन हो रही होगी उसको, तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी हाइपरटेंशन होगी, उसमें जो है वो पोटेशियम कम होगा और सोडियम ज़्यादा होगा, ठीक है। उसमें जो है वो सोडियम कम है और पोटेशियम ज़्यादा है, तो ये तो नहीं होगा। अ ड्राई कॉफ कैन अकर इन अ वैरायटी ऑफ कंडीशन, सम ऑफ विच मे बी एसोसिएटेड विद फटीग एंड इओसिनोफिलिया, फॉर एग्जांपल एस्थमा, स्ट्रोंगिलोइडियासिस एंड रिलेटेड कंडीशन। मतलब ये कि जो वो होते हैं ना पैरासाइट्स, उनकी वजह से। However, these conditions usually have no other manifestations such as wheeze or dyspnea and would not typically manifest with syncope. In addition, hyperkalemia would not be expected. तो ये तो नहीं इसमें ये तो नहीं होगा कॉफ वगैरह, ठीक है। कॉफ जो है आपको अगर इओसिनोफिलिया मिल रहा है तो हम दो चीज़ें और कंसिडर कर लेते हैं, या तो एस्थमा होगा इस पेशेंट को, या फिर कोई उसके पैरासाइट होंगे, जैसे इन्होंने स्ट्रोंगिलोइड्स बता रहे हैं, ठीक है। तो उनमें हो सकती है कॉफ, तो लेकिन इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मेरा ख्याल में ये था, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड में TSH नॉर्मल है इसका, मतलब उन्होंने सेकेंडरी भी एक्सक्लूड कर दिया है कि अगर सेकेंडरी कॉज होती पिट्यूटरी नेक्रोसिस वगैरह की तो TSH भी कम होता ना, तो TSH सही है उसका। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है अर्टिकेरिया कैन अकर इन अ वैरायटी ऑफ कंडीशन, सम ऑफ विच हैव पेरिफेरल इओसिनोफिलिया। अच्छा, ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, ये ख़त्म हो गया।
अब नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 71 और इसका रेफरेंस मैंने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जून 10, 2021 से लिया। काफ़ी मतलब ये कि 2 साल पहले का है। A 63-year-old man with cirrhosis that is related to chronic hepatitis C virus infection and managed with furosemide and spironolactone is hospitalized with 1 week history of weakness, fever and fatigue. He is found to have a relatively low blood pressure, 90 by 53 millimeter of mercury, spontaneous bacterial peritonitis and a serum creatinine level of 2.8 milligram per deciliter up from 1.2 milligram per deciliter 1 week earlier. ठीक है, यानी कि रेंज तो 0.8 1.3 है से लेकर। Urinalysis is normal and the urine sodium level is 5 milliequivalent per liter. Reference range varies with the intake. The patient is treated with ceftriaxone and albumin for 48 hours, but his serum creatinine level does not improve. In addition to continuing albumin, which one of the following next step is most appropriate to manage his acute kidney injury? मतलब 63 इयर्स का एक है आदमी, उसको सिरोसिस है, हेपेटाइटिस सी की वजह से पहले से डायग्नोज है और फ्यूरोसेमाइड और स्पाइनोलैक्टोन ले रहा है। अब 1 वीक की हिस्ट्री उसको हुई है, उसमें उसको एक्यूट इलनेस हो गई है, फीवर है, वीकनेस है और फटीग है और ब्लड प्रेशर उसका कम हुआ है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी हुआ है, एक्यूटली सिक हो गया और क्रिएटिनिन जो है वो 1 हफ्ते पहले उसकी नॉर्मल थी और यकलत जो है वो छलांग लगा के किधर आ गई है, 2.8 हो गई है। ठीक है, तो अब यूरिनालिसिस नॉर्मल है और पेशेंट को सेफ्ट्रियाक्सोन दिया, एल्ब्यूमिन दिया 48 आवर्स तक, लेकिन उसका सीरम क्रिएटिनिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुआ। तो अब वो पूछ रहे हैं कि आप कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेंगे जिससे आपको एक्यूट किडनी इंजरी का पता चले, मतलब पता नहीं चले बल्कि मैनेज हो जाए। नंबर ए है इनिशिएट ट्रीटमेंट विद इंट्रावीनस फ्यूरोसेमाइड, बी है रेफर फॉर रीनल बायोप्सी, सी है इनिशिएट ट्रीटमेंट विद मेडोड्राइन एंड ऑक्ट्यूटाइड, डी है रेफर फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और ई है परफॉर्म लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस। अब इसमें से क्या होगा? अब देखें आप, इंट्रावीनस फ्यूरोसेमाइड तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही है, उसका तो ब्लड प्रेशर इतना कम हो रहा है। रीनल बायोप्सी पहला स्टेप तो आप नहीं लेंगे, रीनल बायोप्सी इनिशिएट, फिर रेफर फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इतना तो बड़ा हुआ नहीं है कि आप उसको डायलिसिस कराने लगें। परफॉर्म लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस, वो भी ख़तरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी, उसको मतलब आप डायग्नोस्टिक पैरासेंटेसिस करेंगे उसको मैनेज करने के लिए, लेकिन लार्ज वॉल्यूम तो नहीं करेंगे। तो इसका सही जवाब है इनिशिएट ट्रीटमेंट विद मेडोड्राइन एंड ऑक्ट्यूटाइड। अब देख लेते हैं कि क्यों। करेक्ट ऑप्शन यही है, यानी कि सी। की लर्निंग पॉइंट उन्होंने बताया है इनिशिएट मेडिकल थेरेपी फॉर हिपैटोरीनल सिंड्रोम। अब ये देखें कि हिपैटोरीनल सिंड्रोम हुआ है इसको, सही है, इसका बिल्कुल ठीक था, यूरिनालिसिस भी नॉर्मल है, कोई इसको किडनी डिजीज़ नहीं थी, 1 हफ्ता पहले इसका क्रिएटिनिन सही था, अब यकलख्त इसका क्रिएटिनिन बढ़ गया है। Hepatorenal syndrome in non-critically ill patients consists of albumin combined with a vasoconstrictor. तो vasoconstrictor आपको देना चाहिए। Terlipressin and norepinephrine are considered first line options. If neither is available, the combination of Betadine and octreotide can be used. ठीक है। डिटेल फीडबैक में वो बता रहे हैं दिस पेशेंट लाइकली हैज़ हेपेटोरीनल सिंड्रोम HRS. HRS occurs in the setting of cirrhosis and portal hypertension. When an increase in vasodilatory factors leads to splanchnic vasodilation and a decrease in systemic vascular resistance. तो मतलब होता ये इसलिए है कि पोर्टल हाइपरटेंशन सिरोसिस में वेजोडाइलेटर बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्प्लैंक्निक वेजोडाइलेटेशन हो जाती है और सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। Splanchnic diversion of the blood volume results in effective circulating volume depletion, which in turn leads to renal vasoconstriction and hypoperfusion. उसकी वजह ये है, ठीक है। तो इसकी वजह से splanchnic diversion हो जाती है, blood volume जो है वो कम हो जाता है, circulating volume कम हो जाता है और उसकी वजह से renal vasoconstriction होती है और hypoperfusion होने लगता है। इसको कहते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम।
HRS can be difficult to distinguish from diuretic induced pre-renal azotemia because laboratory results for the two conditions are similar. Therefore, volume repletion should be given in the form of intravenous albumin. तो हमेशा मतलब ज़ाहिर है हमें नहीं पता चलेगा, हो सकता है कि इसको प्री रीनल हो रहा हो उसकी वजह से, क्योंकि डायरेटिक या फ्यूरोसिमाइड भी ले रहा था और स्पाइरोलेक्टोन भी ले रहा था. तो वॉल्यूम रिप्लीशन आप करें इन द फॉर्म ऑफ इंट्रावीनस एल्ब्यूमिन 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट अप टू 100 ग्राम्स पर डे फॉर एटलीस्ट 2 days, यानी कि 48 आवर्स तक आप करें. इफ़ द एल्ब्यूमिन डज नॉट करेक्ट द रीनल डिसफंक्शन HRS इज़ लाइकली डायग्नोसिस. तो आप ये करके देखें, एल्ब्यूमिन दें और फिर उसका अगर एल्ब्यूमिन करेक्ट हो जाए तो प्री रीनल एजोटीमिया होगा, और अगर ना हो तो हेपेटोरीनल सिंड्रोम होगा. ठीक है, आपका डायग्नोसिस भी कंफर्म हो जाएगी. ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मैट टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ हेपेटोरीनल सिंड्रोम. अब क्या क्या मिलेगा आपको? नंबर 1, सिरोसिस विद एसाइटिस होगा उस पेशेंट को, ज़ाहिर है होना चाहिए जब भी आप सस्पेक्ट करेंगे. नंबर 2, डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी एंड इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन ऑफ मोर देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसिलिटर फ्रॉम बेसलाइन विद इन 4 hours और मोर देन 50% फ्रॉम बेसलाइन विद इन 7 days. तो मतलब एक हफ्ते में अगर विदाउट एनी यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी और किडनी डिसफंक्शन के अगर 7 days में हो जाए तो फिर आप सस्पेक्ट करेंगे उस पेशेंट में जिसको पहले से सिरोसिस और एसाइटिस है. नंबर 3, नो रिस्पॉन्स आफ्टर 2 consecutive days of diuretic withdrawal and plasma volume expansion and albumin infusion 1 gram per kilogram of body weight per day. मतलब सबसे पहले आपने डायuretics बंद कर दिए, फिर उसके बाद प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन आपने दिया, अगर उससे भी नहीं ठीक हुआ तो फिर हेपेटोरीनल सिंड्रोम की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी. नंबर 4, एब्सेंस ऑफ शॉक नहीं होगा उस पेशेंट को. नंबर 5, नो करंट और रीसेंट यूज़ ऑफ नेफ्रोजेनिक ड्रग्स NSAIDs, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स और आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया. मतलब इसकी भी हिस्ट्री नहीं होगी कि कोई उसने ऐसी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ली है. नेफ्रोजेनिक मैंने गलत लिख दिया, नेफ्रोटॉक्सिक. Treatment of hepatorenal syndrome includes management of any underlying precipitant as well as therapy directed at the hepatorenal syndrome itself. Precipitants of hepatorenal syndrome include spontaneous bacterial peritonitis, gastroesophageal bleeding. Spontaneous bacterial peritonitis is treated with antibiotics and intravenous albumin. ठीक है, तो उसको मतलब हर तरह से अगर पेशेंट आ गया है मेटामेसिस के साथ उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है. स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के साथ आ गया उसको करने की ज़रूरत है, इसलिए कि प्रेसिपिटेट कर सकता है हेपेटोरीनल सिंड्रोम को, उससे बचाने के लिए. Initial medical treatment of hepatorenal syndrome depends on the availability of the medications. All patients should receive intravenous albumin and a vasoconstrictor. The first line option for a vasoconstrictor are terlipressin and norepinephrine, the latter of which must typically be administered in an intensive care setting. ज़ाहिर बात है कि तो सीरियस पेशेंट होगा तो ICU में ही रखेंगे हम उसको. An alternative treatment for patients who are not critically ill and therefore not in an intensive care unit is the combination of octreotide and midodrine. However, current evidence suggests that this combination of octreotide and midodrine is suitable. Renal replacement therapy, transjugular intrahepatic shunt and liver transplantation should be considered for patients who do not respond to medical therapy. ठीक है, अगर मेडिकल थेरेपी से नहीं हो रहे हैं, एल्ब्यूमिन भी आपने दे दिया और ऑक्ट्रोटाइड भी दे दिया, टर्लीप्रेसेंट जो भी दे दिया, फिर भी नहीं हुआ तो फिर आप रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक शंट्स या लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं. पैरासेंटेसिस कैन इम्प्रूव renal blood flow in case of tense ascites, but large volume paracentesis should be avoided in patients with kidney injury and spontaneous bacterial peritonitis because this approach can cause substantial fluid shift, can result in further decline in the kidney function और shock में भी जा सकता है पेशेंट. ठीक है, तो अब जो है ये भी काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल में. तो MCQ 72 है, रेफरेंस मैंने लिया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन अप्रैल 29, 2021. Which one of the following bacterial pathogen is the most likely cause of watery, non-bloody diarrhea in a patient who has recently traveled to Mexico? Mexico का ज़ाहिर उन्होंने दिया हुआ अपने हिसाब से, लेकिन आप किसी भी जो है ना ऐसे कंट्री में जहाँ पे
वाटर कंटामिनेशन होता है। एशिया का कोई से भी कंट्री ले रहे हैं, पाकिस्तान में कोई सी भी जगह ले लें, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, सब में यही होगा, ठीक है। तो अब इन्होंने बताया ए है एंटेरोटॉक्सिजेनिक इस्चीरिचिया कोलाई, बी है स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंटेरोटॉक्सिन, सी है शिगर टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई, डी है सॉल्मोनेला टाइफी, ई है शिजिला फ्लेक्सनेरी। तो कौन सा होगा इसमें? मतलब बैक्टीरियल पैथोजन बोला है उन्होंने कि नॉन ब्लडी वाटरी डायरिया अगर करे, कोई ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे कॉन्टामिनेशन वाटर की और फूड की हो सकती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई। की लर्निंग पॉइंट इसमें है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया इन पीपल रिटर्निंग from resource limited regions of the world is enterotoxigenic E. coli. The diarrhea typically lasts for several days. Detailed feedback में उन्होंने बताया the most common cause of diarrhea in people returning from Mexico and other resource limited regions of the world is enterotoxigenic E. coli. People are infected after ingesting contaminated food or water. After incubation period of 2 to 3 days, patients develop acute watery non-bloody diarrhea that lasts less than 5 days. Many patients completely recover within 48 to 72 hours. Treatment with antibiotics, fluoroquinolone or azithromycin further shortens the duration of the illness. Then Shiga toxin producing E. coli and Shigella flexneri causes systemic illness. उसमें systemic illness, fever और weakness और ये dehydration ये सब होगा. Fever and grossly bloody diarrhea होगा by producing Shiga toxin that blocks होस्ट प्रोटीन प्रोडक्शन एंड प्रमोट होस्ट सेल डेथ। तो इसमें जो है वो डिजेंट्री होगी और ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है, और सिस्टमिक इलनेस फीवर वगैरह के साथ होगा। Salmonella typhi causes typhoid fever, a systemic illness characterized by fever and abdominal pain. Diarrhea is not a prominent component of this illness and patient may develop ileus. एक मेरे पास पेशेंट एडमिट हुई थी, यंग फीमेल थी और पता नहीं महीने भर से उसको बुखार था और मतलब कुछ भी उसका शुरू में ही डॉक्टर करते हैं ना कि एंटीबायोटिक, बस ऐसे ही क्लिनिक में गए एंटीबायोटिक उन्होंने शुरू करा दिया, फिर उसके बाद कोई प्रॉपर ना ब्लड कल्चर भेजा ना कुछ कराया, कुछ भी नहीं हुआ था उसका और महीना उसको हो गया था। सोचें पता नहीं कौन कौन सी वो एंटीबायोटिक आ चुकी थी। और फिर उसके बाद मैंने उसका, और थोड़ा सा उसको डायरिया भी हो रहा था, तो मैंने उसका यानी कि ब्लड कल्चर की रिपोर्ट नहीं आई और स्टूल कल्चर में आ गया सॉल्मोनेला टाइफी। तो सोचें सॉल्मोनेला टाइफी स्टूल कल्चर से डायग्नोज हो रहा है, माय गॉड। तो खैर फिर वो ठीक हो गई थी उसकी। फिर मतलब ये कि स्टूल कल्चर सेंसिटिविटी में और मेरोपेनम से वो सेंसिटिव थी तो वो शुरू किया, तो फिर उसका फीवर ठीक हुआ। मतलब कहने का ये, अल्लाह क्या पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उन्हीं को समझाती हूँ, लेकिन पेशेंट भी बेचारे क्या करें, डॉक्टर इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं। मतलब डॉक्टर क्यों एंटीबायोटिक दे देते हैं? अगर 3 दिन का बुखार है भाई, आप जो है ना सिर्फ पैनाडोल पे रखें पेशेंट को, और पेशेंट को हमेशा यही एजुकेट करें कि वो नहीं ले एंटीबायोटिक। अगर चौथे दिन बुखार ना उतरे तो बस चौथे दिन आपने सारे टेस्ट भेज देना, जिसमें ब्लड कल्चर, यूरिन डीआर, यूरिन कल्चर, और जो है वो आईसीटी मलेरिया और डेंगी और जो भी आप और चीज़, ये अगर वॉमिटिंग भी हो रही है तो एलएफटी, ये सब भेजने के बाद फिर जो भी एंटीबायोटिक शुरू करनी है ना वो करें, तो कभी इतना मसला नहीं हो। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो रहा होता है। पेशेंट मुझे कहते हैं भाई डॉक्टर लिखता ही नहीं है, डॉक्टर से हमने कहा हमें टेस्ट लिख दो, उसको डॉक्टर को पता ही नहीं है कि बस को टेस्ट क्या लिखने हैं। Food poisoning mediated by Staphylococcus aureus is caused by ingestion of a heat-stable enterotoxin found in the contaminated food. यानी कि ये एक्सोटॉक्सिन होती है, जो एंटेरोटॉक्सिन है ना वो एक्सोटॉक्सिन है, पहले से Staphylococcus aureus ने फूड में बना दी है। सोचें, अभी एक मैं किस्सा सुनाती हूँ आपको। बिकॉज द टॉक्सिन इज प्री फॉर्म्ड, पहले से बनी हुई है, तो ऑनसेट ऑफ symptom is fast, typically 2 to 6 hours after ingestion. Symptoms include nausea, vomiting, which is spontaneously resolved in 6 to 12 hours. इसमें मुझे अपना याद आता है, जब मैं छोटी थी ना, काफ़ी छोटे थे हम लोग, स्कूल में मैं और मेरी बहन, और मेरे जो चाचा चाची थे वो गए हुए थे उम्रा करने, और उनकी बेटियां जो है ना, 200 जो रेस्टोरेंट है ना उसके ऊपर उनका फ्लैट था।
तो उन्होंने बुलाया, हम गए वहाँ से टूसो से ना, हमने मंगवाया फ़ालूदा और बड़ा मज़ा आया जी, फ़ालूदा पिया हम लोग ने। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए और मैं और मेरी बहन की तबीयत, और मैं इतनी छोटी थी, पता नहीं कितने कौन सी क्लास में थी, 8 9 में नहीं, उससे भी कम पे होगी, 6 7 में होंगी शायद। तो मेरी आँख खुली कोई रात के 1 बजे, इतनी मेरी तबीयत ख़राब और मेरी बहन की भी, और हम दोनों को उस वक्त ना, पता है मुझे कभी उल्टी आई नहीं थी, यानी होश संभालने के बाद मुझे कभी उल्टी नहीं आई थी। तो अपने को अल्लाह ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मतलब जो नौजिया था ना और ऊपर आ रहा है, इतनी बुरी हालत। फिर जो हमारी उल्टियाँ शुरू हुई हैं, तो फिर मेरे अब्बा ने, ज़ाहिर है मेरे चचा चाची गए हुए थे, मेरे अब्बा ने फ़ोन किया वहाँ मेरे चचा सात बहनों को, तो उनकी भी वही हालत थी। फालूदा ने जो अपना काम दिखाया था, आज तक मैं डरती हूँ फालूदा खाती हूँ, कभी नहीं खाती मैं, इतनी मेरी बुरी हालत है उससे। तो ये अब मुझे पता चला है कि वो स्टेफिलोकोकस ने उसमें एक्सोटॉक्सिन पहले से बनाया हुआ था, तभी तो हमें इतनी जल्दी, हम मेरे ख्याल में 9 बजे खाया होगा हमने, और हमें 1 बजे हमारी तबीयत हालत ख़राब हो गई हमारी। एक्सोटॉक्सिन, प्री फॉर्म्ड एक्सोटॉक्सिन पड़ी हुई थी उसमें। और मैं कह रही हूँ मुझे क्या हो रहा है अल्लाह, कभी मुझे उल्टी आई नहीं थी, तो उल्टी आ रही थी मुझे। इतनी बुरी हालत हो गई। सुबह हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, अब्बा हमें लेके गए सबको, चारों को, 2 मेरी चचा सात बहनें थी और 2 हम लोग थे। और टूसो वाले से कहा कि तुम क्या, मतलब सबकी तबीयत ख़राब हुई होगी, ज़ाहिर है फूड पॉइजनिंग ऐसी उसने करी थी। तो अच्छा नेक्स्ट MCQ अब 73 है, रेफरेंस मैंने लिया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, February 18 2021। Which of the following intravenous, oh sorry, which of the following intervention should be added to the long-term regimen of a 12-year-old girl with sickle cell disease who has recently admitted with acute chest syndrome and whose home medications include only folic acid and albuterol as needed? तो मतलब ये कि 12 साल की बच्ची है और उसमें आप क्या इंटरवेंशन करेंगे, उसको सिकल सेल डिजीज़ है और अभी एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के साथ वो एडमिट हुई थी और मेडिकेशन में हुई है, और मेडिकेशन जो है उसको सिर्फ फॉलिक एसिड और एल्ब्यूट्रॉल, मतलब ये कि होगी वो एस्थमेटिक तो ले रही होगी। ए ऑप्शन है डेली हाइड्रोक्सी यूरिया, बी है डेली रिवापेंसिल, सी है डेली पेनिसिलिन, डी है मंथली रेड सेल ट्रांसफ्यूजन्स, ई है डेली लो डोज प्रेडनिसोन। तो क्या करेंगे ऐसी पेशेंट में जिसको सिकल सेल डिजीज़ है और वो रिसेंटली एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के साथ एडमिट हो चुकी है? तो करेक्ट ऑप्शन है उसका डेली हाइड्रोक्सी यूरिया। की लर्निंग पॉइंट में वो बता रहे हैं, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विद सिकल सेल डिजीज शुड बी ऑफर्ड ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्सी यूरिया। अब देखें डिटेल फीडबैक, काफ़ी डिटेल फीडबैक उन्होंने दिया हुआ है। सिकल सेल डिजीज़ SCD जिसे कहते हैं इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक सिस्टमिक कंडीशन दैट वर्चुअली अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन सिस्टम। Although the genetics of SCD are relatively simple, the disease severity varies substantially and the pathophysiology behind the variance is not well understood. Complications that increase morbidity and mortality in patients with SCD include but are not limited to recurrent vaso-occlusive पेन एपिसोड्स, पता होगा आपको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, हेपेटोबिलियरी कॉम्प्लिकेशंस, एक्यूट एनीमिया, एक्यूट स्ट्रोक एंड एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम ACS उसको बोलते हैं, एंड एक्यूट लंग इंजरी एसोसिएटेड विद चेस्ट पेन, फीवर, टिकैपनिया, वीज, कॉफ, हाइपोक्सीमिया and the presence of new pulmonary infiltrate on chest radiograph that is consistent with alveolar consolidation involving at least one complete lung segment. ACS is the second most common, ACS क्या है, acute chest syndrome है, acute coronary syndrome नहीं है, is the second most common reason for hospitalization in patient with sickle cell disease after vaso-occlusive events and it is a leading cause of morbidity and mortality. मतलब ये कि vaso-occlusive एपिसोड जो होती हैं उसके साथ ये acute chest syndrome भी हो सकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन है ये इनमें।
तो various interventions are used to reduce the mortality and morbidity, and even more are under investigations and development. Hydroxyurea reduces sickle cell disease severity through multiple mechanisms, including the induction of fetal hemoglobin production. तो पहला तो ये है प्रिवेंशन कि वो fetal hemoglobin बनाने लगती है. Release of nitric oxide, improving pulmonary blood flow and reducing the risk of pulmonary hypertension, and the reduction of neutrophils and platelets, leading decreased inflammation and thrombosis. It has been shown to be efficacious and safe in patients with a history of acute chest syndrome or symptomatic anemia, and is specifically indicated for patients with sickle cell disease who have had 3 or more pain episodes within 12-month period. मतलब उनके लिए है ये कि जिनको एक महीने में 3-4 अगर एपिसोड हो जाएं तो हाइड्रोक्सी यूरिया उनका शुरू करा देना चाहिए. गाइडलाइंस फ्रॉम द नेशनल हार्ट ब्लड एंड लंग इंस्टीट्यूट रिकमेंड ऑफरिंग हाइड्रोक्सी यूरिया ट्रीटमेंट टू ऑल चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 9 months. 9 months से बड़े बच्चों को आप शुरू करा सकते हैं. Functional asplenia occurs at an early age in patients with sickle cell disease and increase their risk for infections. मतलब infections इसलिए बार होने लगते हैं कि उनको functional asplenia हो जाता है. Key strategy to reduce this risk includes providing penicillin prophylaxis in children age 5, maintaining up to date immunizations, especially against pneumococcus and meningococcus जो भी spore forming है उनके लिए तो फ़ौरन कर दें, and educating patients and their families to seek medical care for every fever. Penicillin prophylaxis is not recommended for children over 5 years of age. ठीक है. अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म ट्रांसफ्यूजन भी मतलब है ना उसका एक ऑप्शन. थेरेपीज यूज टू रेज द हीमोग्लोबिन ए कंसनट्रेशन एंड रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एस. However, this intervention is not without substantial risk, as each transfusion represents exposure to a new blood product and thus an opportunity to develop antibodies and transfusions reaction. Long-term transfusion therapy is usually considered after transcranial Doppler ultrasound has suggested abnormal velocities and therefore an increased risk of stroke. This patient has not undergone transcranial ultrasound. तो मतलब अगर इंक्रीज़ स्ट्रोक वगैरह का भी हो सकता है ना चांस, तो उसके लिए ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है. तो मतलब ये कि ज़्यादातर तो ये पीडियाट्रिशियंस के ही पास जा रहे होते हैं, लेकिन ये कि मैंने देखे हैं 2-3 बच्चे हमारे पास जो 12-13 साल के अगर उम्र को पहुंच जाते तो फिर वो हमारे पास एडमिट होते हैं ना. कितनी बुरी हालत होती है बेचारों की. A high percentage of patients with sickle cell disease suffer from asthma, and this can increase the risk of acute chest syndrome. However, glucocorticoids are typically avoided in patients with sickle cell disease because they increase the rate of vaso-occlusive pain events. तो मतलब ये कि अगर ऐसे पेशेंट्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ कराएं हम तो उनको वेजो-ऑक्लूसिव जो है ना पेन इवेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो नहीं देना चाहिए. Rivipancil, a pan-selectin inhibitor, has been shown to reduce the duration of acute pain episodes and need for intravenous opioid use in patients with the need for intravenous opioid. दो दफ़ा लिख दिया मैंने. And need for intravenous opioid use in patients with sickle cell disease, but it is still in development and it is not indicated for the treatment of acute chest syndrome. ये कोई नई मतलब एक ड्रग है जो अभी डेवलप हो रही है. रिवीपेंसिल है इसका नाम. पैन सेलेक्टिन इनहिबिटर है ये. ठीक है. तो बस ये हमारा ख़त्म हो गया. और अभी तक ना मैं ट्यूबरक्लोसिस का बना नहीं सकी हूँ. तो इतना अभी मेरा नया बैच आ गया कॉलेज में. माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरा बैच है फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का. तो अभी बहुत बिज़ी हो गई हूँ मैं, क्योंकि पिछले दिनों तो हमारी ज़ाहिरी बात है क्लास वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो सिर्फ एग्ज़ाम ले रहे थे हम. काफ़ी टाइम था तो मैं कर रही थी, लेकिन हम थोड़ा ज़ाहिरी बात है मैं करती रहती हूँ. तो इंशाल्लाह फिर कोई मैं केस डिस्कस करूँगी आपके साथ, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा. थैंक यू सो मच. खुदा हाफ़िज़.